नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंडी चैंपियंस में। दोस्तों, झारखंड के सामान्य अध्ययन के क्लासेस चल रहे हैं और उसी में आज हम लोग 7वां क्लास देखेंगे। अभी दोस्तों झारखंड के इतिहास चल रहा है और झारखंड के इतिहास में जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में जो झारखंड था वो कैसा था, यहाँ पे किन किन वंशों का राज था, ठीक है, और विभिन्न राजवंशों द्वारा यहाँ पे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, यहाँ पे क्या कुछ हुए, ठीक है। तो उसको लेकर आज हम लोग सारा कुछ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जो JPSC की तैयारी में उन्हें भी मदद मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में जो झारखंड है, ठीक है, तो उसमें विशेषकर किन राजवंशों का, ठीक, झारखंड में का प्रभाव मिलता है, ठीक है। तो उन सब राजवंशों के बारे में हम लोग देखेंगे, कौन से राजवंश के कौन से शासकों ने यहाँ पे राज किया और उनके समय में क्या प्रभाव पड़े, क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख जो शान हो गए, शासक हो गए, वो है मौर्य काल के, ठीक है। उसके बाद फिर मौर्योत्तर, उसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर। इन 4 शासन कालों में इन 4 वंशों का झारखंड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, झारखंड से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या उनसे संबंध रहता है, इसके बारे में हम लोग चलिए विस्तार से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल जब था यहाँ पे तकरीबन 300 BC के आसपास जब मौर्य काल आरंभ होता है, ठीक है। तो उस समय झारखंड में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था, अतः मौर्य काल झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। दोस्तों, जब जनपद का दौर था तो अधिकतर जो जनपद का जो विकास होता है और गंगा जमुना नदी के आसपास और सिंधु सभ्यता के आसपास के सिंधु नदी के और उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में उद्भव होता है, ठीक है। तो जब धीरे धीरे आर्य लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो ये दक्षिण से होते हुए और इधर जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और झारखंड से डायरेक्ट नहीं होते हुए वो पूरब की ओर होते जाते हैं, ठीक है। पूरब की ओर गंगा, जो गंगा क्षेत्र है, गंगा घाटी क्षेत्र, उधर से होते हुए जाते हैं, यानी कि तो उधर से झारखंड से होते हुए जाते हैं, झारखंड के साहिबगंज होते क्षेत्र से। तो इस कारण झारखंड का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान होता है अपने अपने राजनीतिक और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनको ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी अर्थशास्त्र, इन्होंने झारखंड को कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, ठीक है। कैसे शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जो झारखंड क्षेत्र में कैसे प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक। दोस्तों, गणतंत्रात्मक का मतलब होता है वैसा शासन प्रणाली जिसका जो चुनाव है वो वहाँ के जनता के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा होता है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आर्टविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका प्रयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। दोस्तों, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की पुस्तक में बताते हैं कि, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, उस समय के जो शासक थे, उन्होंने आठवीं नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति करता है जिसका उद्देश्य होता है जो झारखंड के आसपास के जो क्षेत्र में जो जनजाति है उनको नियंत्रण करना है, ठीक है। तथा जो मगध साम्राज्य होता है, मगध साम्राज्य जहाँ के शासक चंद्रगुप्त मौर्य होता है, उसका साम्राज्य का, ठीक है, उनका फैलाव के लिए, उनके उपयोग के लिए, तथा जो झारखंड के आसपास के क्षेत्र और किसी दूसरे शत्रु से गठबंधन करके, इनका विद्रोह न करके, तो इन सब चीज़ों को देखभाल किसका करना का काम था, तो आर्टविक नामक पदाधिकारी का। इंद्र नामक नदियाँ की जो चर्चा करते कौटिल्य ने लिखा है, वो इंद्र नामक की नदियों से हीरे की प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभवतः इब एवं शंख नदियों का इलाका था। दोस्तों, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक
अर्थशास्त्र की पुस्तक में इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हैं और चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो इंद्र नामक नदियां हैं इसमें से उस समय हीरे प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, तो माना जाता है कि जो इंद्र नामक नदियां थी वो संभवतः इब और संग जो गुमला के आसपास के क्षेत्रों में है, ठीक है, तो वहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो इस तरह से और ज़्यादा झारखंड के महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ की नदियों से हीरा भी प्राप्त होते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगवाया जाता था। तो जो चंद्रगुप्त जब मौर्य थे तो उनके काल में जो सेना झारखंड के क्षेत्र से ही ले जाया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अशोक काल में झारखंड से का किस प्रकार का महत्व था। अशोक के 13वें शिलालेख से समवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक आठवीं क्षेत्र प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक विस्तृत थी और झारखंड क्षेत्र इसी प्रदेश में शामिल था। दोस्तों, जब हम लोग झारखंड के नामकरण पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि झारखंड जो अशोक है उनके 13वें शिलालेख में झारखंड प्रदेश के लिए आठवीं नाम का प्रयोग होता है झारखंड क्षेत्र के लिए। अशोक को झारखंड की जनजाति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक झारखंड की जनजातियों पर नियंत्रित करते हुए थे, लेकिन किस डायरेक्ट नहीं और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तरीके से यहाँ के जनजातियों को नियंत्रित किए हुए थे। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक को प्राप्त कर सके। दोस्तों, जब अशोक का शासनकाल हुआ था तो उन्होंने जब कलिंग विजय किया था, उसके बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने कई शिलालेख, कई अभिधम लिखवाए थे। तो उन्होंने अपने दूसरे शिलालेख में ये लिखवाया था कि झारखंड क्षेत्र को या फिर जो जितने भी जनजाति है उनको मेरे धर्म में जो लिखी गई बातें हैं उनका आचरण करना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप उनका सामाजिक कल्याण हो सके, उनको लोक और परलोक प्राप्त हो सके। ठीक है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तो रक्षित नामक अधिकारी को। दोस्तों, झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं है। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे कुषाण काल के हैं, गुप्त काल के हैं और भी बहुत सारे काल के हैं। यहाँ पे बहुत तरह की कला संस्कृतियाँ देखने को मिलती है, बहुत सारे कला और संस्कृतियों को मिलती है। उनके यहाँ से बहुत सारे चीज़ें मिलती है, सिक्के मिलते हैं, लेकिन अशोक काल की ऐसी कोई खास कला यहाँ उस समय झारखंड में देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में झारखंड में किस प्रकार के क्या प्रभाव पड़ते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसका प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, जब मौर्य काल का समाप्त हो गया था, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारी भारत में आते हैं और भारत का व्यापार दूसरे देशों से, दूसरे विदेशों से बढ़ता है। तो इसका प्रभाव झारखंड से भी देखने को मिलता है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे उस समय खनिज उत्पादित किए जाते थे, जैसे कि लोहा, टीन है, तांबा है। सिंहभूम क्षेत्र से रोमन सिक्के के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के विदेशी संबंधों की पुष्टि होती है। दोस्तों, सिंहभूम के जो क्षेत्र है वहाँ से रोमन एम्पायर के, रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले, तो जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ से जो झारखंड का संबंध विदेशों से भी था। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि जो रोमन साम्राज्य के सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए? सिंहभूम से। नेक्स्ट है चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के प्राप्त हुए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडो सिथियन के सिक्के प्राचीन समय में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चाईबासा से। रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो दोस्तों, रांची के क्षेत्र से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस चीज़ से कुषाणकालीन सिक्के मिले, तो कुषाणकालीन सिक्के किस से मिले, कहाँ से, तो रांची से। और जिससे ये हम लोग कह सकते हैं, जिससे ये अर्थ निकलता है कि यहाँ पे कुषाण काल का प्रभाव था इस क्षेत्र में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल में झारखंड में क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, गुप्त काल के अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ था। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग होता है। दोस्तों, जब गुप्त वंश का भारत में शासन होता है,
तो उस समय यहाँ की कला संस्कृति शिल्पकारी व्यापार इस सब का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विकास होता है। इस समय एक से एक महान लेखक कवि होते हैं, जिससे भारत की जो सभ्यता संस्कृति एक बहुत ही उच्चतम स्तर को प्राप्त करती है। ठीक है, और इस समय स्वर्ण के चलन का बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए इन सब विकास के कारणों की वजह से इस समय गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे हड़प्पा काल में कांस्य युग कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल को लोह युगीन युग कहा जाता था। तो उसी तरह से गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुहा, मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की ही देन है। तो गुप्त काल में ही जो झारखंड में मुंडा व्यवस्था है, पाहन व्यवस्था है, महतो तथा भंडारी जैसे प्रथा है, गुप्त काल के समय में ही इनका शुरू होता है, प्रचलन में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुप्त काल के जो शासक है समुद्रगुप्त, उनके समय में झारखंड में क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। ठीक है, गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इसके विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति यानी कि जो इलाहाबाद की प्रशस्ति है, ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। कौन है प्रयाग प्रशस्ति के? हरिसेन। इन विजयों में से एक आर्थिक विजय भी था। दोस्तों, जब इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें लिखा है, उसमें समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा है, तो उसमें यह भी लिखा है कि जो आटविक विजय है, इन्होंने आटविक क्षेत्र में विजय किया था। तो अशोक काल ने झारखंड क्षेत्र का नाम जो है आटविक नाम से प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, प्रशस्ति पत्र क्या होता है? दोस्तों, प्रशस्ति पत्र क्या होता है, अगर आप लोग अगर ये सब दिमाग में अगर पढ़े होंगे तो आया होगा, बहुत सारे जानते हो, अगर कुछ नहीं जानते तो बता देते हैं। तो प्रशस्ति पत्र वह होता है, ठीक है, जिसमें किसी राजा के बारे में उसकी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, उसके बारे में अच्छा भला लिखा जाता है कि उन्होंने अपने क्या क्या सामाजिक कार्य किए। ठीक है, उन्होंने कौन सा क्षेत्र विजय किया, इन सब सारी चीज़ें, उनका महिमा मंडन, उनका गुणगान किया जाता है। ठीक है, झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। ठीक है, झारखंड में पुण्यवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसे झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड छोटा नागपुर को मुरुंड देश का भी कहकर कहा जाता है, उस कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। दोस्तों, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत ही व्यापक असर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, प्राचीन समय में। लेकिन जब समुद्रगुप्त जब झारखंड को जीत लेता है तो धीरे धीरे यहाँ से बौद्ध धर्म का पतन होने लगता है, ह्रास होने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान जो 405 ईस्वी में भारत आया था, इसने झारखंड को कुकुट लाट क्षेत्र कहा था। क्या कहा था दोस्तों? कुकुट लाट क्षेत्र। अब देखते हैं दोस्तों कि गुप्तकालीन जो अवशेष है कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। जो गुप्त काल के समय में जो यहाँ से झारखंड के किस क्षेत्र से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। तो पहले देखते हैं मधुही पहाड़। ये मधुही पहाड़ दोस्तों हजारीबाग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हजारीबाग पे। यहाँ से पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर मिलते हैं। कितने मंदिर मिलते हैं? 4 मंदिर जो पत्थरों से काटकर बनाए गए। अलगा है सतगांव दोस्तों, ये कोडरमा जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से भी मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि माना जाता है कि ये गुप्त काल से संबंधित है। अगला है पिठोरिया तो रांची में। ठीक है, यहाँ से पहाड़ी पर स्थित कुआं प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं गुप्तोत्तर काल। अब गुप्तोत्तर काल में देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल में झारखंड में क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुप्तोत्तर काल में जो शशांक है, ठीक है, ये गौड़ वंश से था।
गौड़ का शासक यानी गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक शशांक है। इस काल में एक प्रतापी शासक था, अपने आप से समय एक बहुत ही बहादुर प्रतापी राजा था। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड उड़ीसा तक बंगाल तक हो चुका था, ये बंगाल तक था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की थी। पहला था संथाल परगना का बड़ा बाजार, कहाँ था दोस्तों, संथाल परगना का बड़ा बाजार, और दूसरा था दुलमी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शशांक जो गौड़ शासक था, ठीक है, उन्होंने जब झारखंड और उड़ीसा को तथा बंगाल को जीत लिया था, अपने शासन के अधिकार क्षेत्र में ले आया था, ठीक है, तो उसने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। कहाँ कहाँ बनाई थी, एक बनाई थी संथाल परगना का बड़ा बाजार में और दूसरा दुल में, ठीक है। प्राचीन काल में के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में क्षेत्र में थे। प्राचीन काल शासकों में सबसे पहला यही शासक था जिसकी राजधानी कहाँ थी, झारखंड क्षेत्र में। शशांक शैव धर्म था। शशांक कौन था, शिव धर्म का अनुयायी था, मतलब ये शिव धर्म को मानता था, ठीक है, तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। शशांक काल में का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। वेणुसागर में कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर। यह मंदिर शिवभूम और मयूरभंज की सीमा के क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। कहाँ पे है शिव मंदिर, तो वेणुसागर, और ये वेणुसागर कहाँ पड़ता है, तो मयूरभंज और शिवभूम की सीमा क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई जिसके उल्लेख xuanzang, ये भी एक चीनी यात्री था, ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया और इस तरह झारखंड में बौद्ध धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की पहचान स्थापित होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शासक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में झारखंड में क्या महत्वपूर्ण बन, नेक्स्ट हर्षवर्धन का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था, ठीक है। जो वर्धन वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, हर्षवर्धन। इसके साम्राज्य में कंजागल, जो कि राजमहल में पड़ता है, राजमहल का कुछ क्षेत्र है, ठीक है, कंजागल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत राजमहल की चर्चा की है, ठीक है। अब कुछ अनइम्पॉर्टेंट देखते हैं, कुछ अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तक देते हैं। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। जो हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार था, ठीक है, वो झारखंड में कौन से धर्म का प्रचार करना चाहता था, झारखंड धर्म बौद्ध धर्म का, ठीक है। नंद वंश के समय झारखंड मगध का हिस्सा था। जब नंद वंश का जो शासक था तो उस समय झारखंड किस महाजनपद का हिस्सा था, जनपद का हिस्सा था, तो मगध जनपद का। दोस्तों कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड में कि झारखंड किस साम्राज्य का हिस्सा था, तो पूरा जो झारखंड है दोस्तों अधिकतर हिस्सा मगध का क्षेत्र में आता और कुछ जो क्षेत्र है इसका अंग जनपद में भी आता था, ठीक है। नंदवंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में जितने भी शासक रहे हैं प्राचीन समय में, यहाँ से बहुमूल्य लकड़ियाँ, तांबा, टीन और लोहे ले जाते थे और साथ ही साथ हाथी, यहाँ पे बहुत अच्छे हाथी मिलते थे जो कि युद्ध में काम आते थे, ठीक है। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। किसके सेना में जनजातीय लोग शामिल थे दोस्तों, तो नंद वंश के। झारखंड में दामोदर नदी के स्थल पर मगध की सेना का विस्तार माना जाता है। दोस्तों आप लोग को बताना कि झारखंड नदी का जो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो किस जिले में है, ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ठीक है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। कनौज के राजा अश्ववर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, ठीक। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास। इसमें हम झारखंड इतिहास में देखें कि प्राचीन समय में झारखंड में क्या योगदान था, झारखंड में विभिन्न शासकों का कैसा प्रभाव था, कौन कौन से क्षेत्र यहाँ से झारखंड के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन वंशों के क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आप लोग को इससे सीखने को मिलेगी और आपके तैयारी में काफ़ी मदद करेगी।
ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही। अब अगले क्लास में इसका हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर नेक्स्ट एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।